हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं घटना सूत्र की इस पहल में आप सभी का स्वागत करता हूँ, जहाँ पर हम करंट अफेयर्स के बाद चर्चा करते हैं। मेंस के आंसर्स को कैसे लिखे जा सकते हैं, कैसे मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर के टॉपिक पे। तो आज यही चर्चा हम करेंगे और आप पीडीएफ हमारे चैनल @घटना सूत्र से प्राप्त कर सकते हैं जाके, टेलीग्राम में आप सर्च करें। आज शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। बात करते हैं भारत के सूक्ष्म वित्तीय माइक्रो फाइनेंस पारिस्थितिकी तंत्र में अति ऋणग्रस्तता या ओवर डेटनेस हो रही है। तो माइक्रो फाइनेंस तो आपको पता होगा, छोटे छोटे कार्यों के लिए जो ऋण दिया जाता है, तो उसके संबंध में बात हो रही है। तो उसके एक इकोसिस्टम में ओवर डेटनेस हो रहा है, ज्यादा लोग लोन ले रहे हैं। उसमें योगदान देने वाले कारक को पहचान के, तो ऐसे क्या फैक्टर हैं कि लोग ज्यादा लोन ले रहे हैं, उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। अब यह जो प्रवृत्ति है, यह जो अगर आप देखें, उधारकर्ताओं या उधार जो प्राप्त करते हैं, उनके जो बिहेवियर है, इसके अलावा जो लोन देने वाली संस्थाओं हैं, किस प्रकार से इम्पैक्ट कर रही है। इस समस्या से निपटने हेतु क्या सुझाव होने चाहिए। तो यहाँ पे ये बात हो रही थी। यहाँ पे सबसे पहली तो बात यहाँ पे करनी है, सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि इस प्रश्न को 3 भाग में बाँटना है। 3 भाग में यहाँ पे प्रश्न आपके बारे में पूछा गया है। पहला यहाँ पे प्रश्न बात कर रहा है कि भारत के माइक्रो फाइनेंस जो इकोसिस्टम है, उसमें अति ऋणग्रस्तता हो रही है, ओवर डेटनेस हो रही है। तो फर्स्ट एलिमेंट में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि अति ऋणग्रस्तता क्यों हो रही है ना? इसकी क्या कारण है? अति ऋणग्रस्तता हो रही है, इसमें मल्टीपल लेंडिंग क्रेडिट स्कोर ना होना, मनोवैज्ञानिक अलग-अलग कारण हो सकते हैं इसके। तो इस पे जो पहले जो पार्ट है, उसमें हमें ये चीज़ देखनी है। उसके बाद हमें क्या देखना है, दूसरे पार्ट में हमें यह देखना है कि जो प्रोसेस है, कि उधारकर्ताओं का जो व्यवहार है और ऋण देने वाली संस्थाएँ के संचालन को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है। तो दूसरे प्रोसेस में हमें यह देखना है कि व्यवहार को कैसे प्रभावित कर रही है और जो भी संस्थाएँ ऋण दे उनके संचालन को कैसे प्रभावित कर रही है। हमें दूसरे पार्ट में यहाँ पे देखना है, यहाँ पे चर्चा करनी है अति ऋणग्रस्तता की। उधारकर्ता की जो पुनर्भुगतान है, उसके व्यवहार को भी बिगाड़ देती है, ये सारे जो व्यवस्था होती है। फिर दूसरा, संस्थाओं में एनपीए लगातार बढ़ने लगता है, सामाजिक स्तर में तनाव बढ़ने लगता है। फिर तीसरे भाग में इसके उपाय बताने हैं आपको, उपाय बताने हैं। तो तीनों प्रोसेस को आप यहाँ पे याद रखना है, जहाँ पे तीसरे उपाय में आप बताएँगे कि नियमन कैसे रखना है, रेगुलेशन यहाँ पे होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, रेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको बतानी है और आप आंसर की यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं। आप बताएँ, सबसे पहले संक्षेप में आप बताएँ, है ना? परिचय में आप बताएँ क्या कि माइक्रो फाइनेंस होता क्या है? व्हाट इज़ माइक्रो फाइनेंस? तो आप बताएँ माइक्रो फाइनेंस में कि एक तरह से वित्तीय सेवा है, कम आय वाले जो गरीब लोग होते हैं, है ना, वंचित लोग होते हैं, उनको यहाँ पे लोन देने की बात यहाँ पे आती है। और यहीं पे तुरंत ही आप भूमिका में बता दें कि यह अभी वर्तमान में एक समस्या बन चुकी है, इसका पुनर्भुगतान। फिर आप आ जाएँगे तुरंत किसमें, मेंस वाले पार्ट में, मेन वाले पार्ट में आप आ जाएँगे। मेन वाले पार्ट में आप आएँगे और बताएँगे अति ऋणग्रस्तता के क्या कारण हैं, ओवर डेटनेस के क्या कारण हैं। तो आप बताएँगे यहाँ पे, क्या बताएँगे आप? मल्टीपल लेंडिंग, बहुउधारी, बहुउधारी एक कारण है। इसके अलावा और क्या बताएँगे? ऋण पात्रता, ऋण पात्रता मूल्यांकन की कमी आप बताएँगे, ऋण पात्रता मूल्यांकन की कमी, ऋण पात्रता मूल्यांकन की कमी। अगर आप देखें, इसमें क्या समस्या देखने को मिल रही है कि अब अगर आप देखेंगे जिस किसी को भी लोन दिया जा रहा है, उसको लेके यहाँ पे देखा नहीं जा रहा है कि हाँ, क्या क्या उसकी सिचुएशन है, उसको दोबारा वो दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। एजेंट आधारित मॉडल है, एजेंट जिसका अच्छा है तो उसको यहाँ पे लोन मिल पा रहा है, जिसका एजेंट अच्छा नहीं है उसको लोन यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा एसएचजी वगैरह का जो प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर होता है, इससे भी क्या किया जाता है, कभी कोई लोन दे दिया जाता है और वो भरपाई नहीं कर पाते, है ना? कृषि आय में अस्थिरता, ये भी एक कारण है। पता चला कृषि के जो किसान ने लोन ले लिया, बाद में जो मौसम संबंधी जो समस्या है वो सारी देखने को मिली और बाद में वो लोन की भरपाई नहीं कर पाए। आय में अनिश्चितता, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। इस तरह से बहुत सारे रीजन यहाँ पे दिखाई देते हैं। अब उनका इम्पैक्ट भी यहाँ पे दिखाई देता है। अब इम्पैक्ट कैसे दिखाई देगा, प्रभाव? देखिए, इससे क्या हो ना कि जो डेट ट्रैप है उसमें किसान फँस जाता है। पता चला कि एक लोन चक्कर दूसरा लोन ले लिया और वो दोनों की ऋण की ही भरपाई कर पा रहा है, मूलधन की तो भरपाई कर ही नहीं पा रहा है। फिर ऐसे में आत्महत्या जैसी समस्याएँ देखने को मिल रही हैं। परिवार में मानसिक तनाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बढ़ता लोन डिफ़ॉल्ट या एनपीए देखने को मिल रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब अगर हम बात करेंगे सुझाव की, सुझाव क्या? जैसे अगर आप देखें, सबसे पहला क्या, क्रेडिट ब्यूरो जो एजेंसी उनकी उनको स्थापित होनी चाहिए और जो क्रेडिट रेटिंग यहाँ पे देनी चाहिए, साथ ही साथ डिजिटल क्रेडिट हिस्ट्री यहाँ पे होनी चाहिए। आरबीआई द्वारा बहुत सारे मापदंड यहाँ पे अपनाए जाने जाने चाहिए, खासतौर पे किसी भी ऋण को देने के लिए। एसएचजी जो ड्रिवन मॉडल, उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए और सभी का अगर आप देखें इंडिविजुअल लेवल पर भी क्रेडिट स्कोर यहाँ पे बनना चाहिए, जिससे क्या जो मल्टीपल लेंडिंग है इसकी समस्या सबसे पहले निपटाई जा सके। साथ ही साथ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म का यहाँ पे प्रोविजन भी होना चाहिए। ग्रीवेंस अर्थात जो भी समस्याएं आती है तो उनको यहाँ पे समाधान होना चाहिए। अब इन सारी चीज़ों को करके ही अगर आप देखें, पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकती है। लोन को लेके जो दोबारा भरपाई है वो किया जा सकता है। ओवर डेटनेस है उसको भी यहाँ पे खत्म किया जा सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र को विनियमित करने वाली वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्थाओं में क्या संरचनात्मक कमियां हैं?
जैव विविधता संबंधी राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे बीबीएनजे समझौता इन कमियों को किस प्रकार से दूर करता है? ये भी करंट अफेयर को लेके क्वेश्चन है। आज करंट अफेयर को लेके दोनों क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कल से हम एक स्टैटिक क्वेश्चन भी देखेंगे और एक करंट अफेयर के क्वेश्चन भी देखेंगे। तो यहाँ पे हाई सीटीटी को लेकर, रेगुलेशन को लेकर यहाँ पे चैलेंज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्या चैलेंज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं? ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे क्या ना डालेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे दो पार्ट में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला पार्ट बात करें कि हाई सी को रेगुलेट करने के लिए वर्तमान में जो कानून है उनमें क्या कमियां दिखाई दे रही है, यूएन क्लॉज या समझौते सीमाएं हैं, ये सारी बात बता देंगे। दूसरे में आप बताएंगे बीबीएनजी क्यों इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुडिक्शन क्यों इंपॉर्टेंट, आज के करंट अफेयर हमने चर्चा की थी। तो परिचय में आप बता देंगे हाई सी वो एरिया होता है जहाँ पे किसी भी देश का जुडिक्शन नहीं आता, 200 नॉटिकल मील के बाहर का एरिया होता है। बहुत जो लगभग 60% जो समुद्र का एरिया हाई सी में आता है। अब उसमें बहुत सारी जैव विविधता रहती है, जीव जंतु रहते हैं, उनको लेके कंजर्वेशन को लेके ग्लोबली हमें प्रयास यहाँ पे करने चाहिए। ये सारी बात यहाँ पे कर सकते हैं। फिर आप बताएँगे वर्तमान में क्या कमी दिखाई दे रही है। वर्तमान में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा फिशिंग की प्रॉब्लम होती है, फ्रेगमेंटेशन जो अथॉरिटीज़ हैं, संसाधनों को प्रॉपर वितरण नहीं हो पाता, डीप सी माइनिंग की वजह से अगर आप देखेंगे चैलेंज यहाँ पे क्रिएट होता है। तो बहुत सारी सिचुएशन होती है जिससे हमारी जो इकोसिस्टम है वो नेगेटिवली यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है। फिर बीबीएनजे की इंपॉर्टेंस आप बता देंगे कि अगर इसे स्टैब्लिश किया जा सकता है तो जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है उसको यहाँ पे प्रिजर्व किया जा सकेगा, सिक्योर किया जा सकेगा, संसाधनों का प्रॉपर वितरण किया जा सकेगा, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया जा सकेगा। इसके अलावा जो भागीदारी उसको भी सुनिश्चित यहाँ पे किया जा सकेगा। इसके संबंध में आप यहाँ पे आंसर को देख सकते हैं। फिर आप यहाँ पे बता सकते हैं भारत का रोल, यहाँ पे आप बताएं कि भारत का रोल, अगर बीबीएनजे को भारत यहाँ पे समर्थन देना चाहिए, है ना? और यहाँ पे भारत इसको दिशा में आगे बढ़ के ग्लोबल लीडर के रूप में अपनी भूमिका निभा सकता है, ब्लू इकोनॉमी को यहाँ पे सुनिश्चित किया जा सकता है। इस संबंध में आप यहाँ पे मेंस का जो दोनों क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं किसमें, प्रीलिम्स में आ जाते हैं, और जो आज प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं कि आज कौन कौन से प्रीलिम्स के क्वेश्चन थे, उन पर यहाँ पर हम देखते हैं, अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रतीक और नाम के संबंध में। गिव मी अ सेकंड। अधिनियम 1950 के संबंध में बात करते हैं। यह बात करिए, अधिनियम महात्मा गांधी नाम पर किसी व्यापार, व्यवसाय, पेशे के केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है। दूसरा तो पहले स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, पहले स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। क्यों सही है? कि प्रतीक और नाम जो अधिनियम है 1950 की धारा 3 के अंतर्गत महात्मा गांधी जैसे नामों, प्रतीकों पर व्यापारिक, व्यावसायिक, पेशेवर प्रयोजनों के लिए उपयोग प्रतिबंध मतलब इनका उपयोग यहाँ पे नहीं किया जा सकता। अगर सरकार से अनुमति नहीं ली जाती तो इनके प्रतीक का उपयोग यहाँ पे नहीं किया जा सकता। दूसरा, अगर आप देखेंगे अधिनियम के अनुसूचित सुरक्षित नामों, प्रतीकों को जोड़ने, संशोधित करने के लिए केंद्रीय सरकार राजपत्र अधिसूचना द्वारा इसे अपडेट कर सकती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बी, सही है। तो कथन का दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या अगर हम बात करें तो व्याख्या इसकी नहीं कर सकता, इसका यहाँ पे इसका कोई लेना देना इससे नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। भारत में हाल ही में CRISPR-Cas9 उपयोग के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। यह तकनीक होस्ट जीनोम पर एक विदेशी जीन डालने पर आधारित होती है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे एकदम गलत है, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर जो मौजूदा तकनीकी है, जीन एडिटिंग की बात करते हैं, यहाँ पे पारंपरिक जीनों की तरह विदेशी डीएनए नहीं डाला जा सकता, नहीं डाला, तो विदेशी जीन यहाँ पे नहीं डाला जाता। दूसरा, भारत की पहली जीन संपादित भेड़ नूरी को क्रिस्पर कैसनान के माध्यम से यहाँ पे किया गया था, है ना? तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्रिस्पर कैसनान की वजह से नहीं यहाँ पे इसका हुआ था। इसके लेकर आप देखें, तीसरा स्टेटमेंट अगर हम यहाँ पे क्रिस्पर कैसनान की पारंपरिक जीएमओ विधियों में मुख्यतः श्रेष्ठता है, इसमें विदेशी डीएनए नहीं डाला जा सकता, जिसमें नियम की स्वीकृति आसानी होती है। तो इसके बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट खाली केवल यहाँ पे सही, तो केवल एक इसका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर देखिए, भारतीय पक्ष में कंचनजंगा पर्वत पर चढ़ाई प्रतिबंध जो स्थानीय समुदाय को सांस्कृतिक सम्मान करता है, उसके लिए कौन से कानून यहाँ पे है? तो उसके लिए कानून कौन सा यहाँ पे है? अनुच्छेद डी, पूजा स्थल पर अधिबंध अधिनियम 1991 और संविधान का अनुच्छेद 371 इसके संबंध में यहाँ पे बात करता है। पूजा स्थल का जो अधिनियम 1991 धार्मिक स्थलों में धार्मिक रूप से यथावत रखने का प्रावधान यहाँ पे करता है। प्रश्न क्रमांक 4, संशोधित ब्याज दर के बारे में बताना है कि यह योजना ऋणदाताओं संस्थाओं को 1.5% जो ब्याज दर है अनुदान देती है, ना कि सीधे किसानों पर। तो ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। दूसरा, गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में पुनर्गठित ऋणों के पहले वर्ष के लिए किसानों के ऋण माफी मिलती है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं होगा। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इसको पारदर्शिता ब्याज अनुभव अनुवाद दावों की प्रक्रिया तेजी लाने के लिए शुरू किया गया। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा। तो 1 एंड 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति भारत में संवैधानिकता के मुख्य मूल तत्व पुलिस उत्तरदायित्व सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन दर्शाती है? इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा इसका? बी। हिरासत में हिंसा मामलों को स्वतंत्र एवं शीघ्र जांच नहीं होती है, दोषी अधिकारियों को दंड नहीं मिलता, इसके संबंध में यहाँ पे बात होती है।
इसका सही आंसर क्या होगा? 5 का बी। तो इस तरह से आज के सारे हमने यहाँ पे देख लिए हैं। आज के डिस्कशन में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।